विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़े महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लाल बाग में। यहाँ एक चाय की ये दुकान है, उसके बाहर लोग एकत्रित हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और सियासी माहौल जानेंगे। सुबह सुबह क्या पीने आ गए? भैया पहले तो मट्ठा पीने आए हैं, उसके बाद में यहाँ एक चेतराम दुकान है, बहुत बड़ी फेमस दुकान है चेतन राम की। उसके अंदर छोला भटूरा, चूर नान और ये सब चीज़ें खाएंगे। अभी हम लोग एक बर्थडे अपने मित्र की मनाने आए हैं, शैलेश अग्रवाल जी की। उसमें हमारा एक शान अवध ग्रुप है, उसके अंदर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अब जब आपने शान अवध की बात कर दी तो सियासत किधर जा रही है अवध की? सियासत तो आपको सबको खुल के पता है, जय श्री राम, वही सियासत जानी है और कहीं नहीं जानी है। ये कह रहे हैं जय श्री राम, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है सियासी बयान? है कि जय श्री राम तो एक उद्घोष है हमारी सनातनी संस्कृति का, लेकिन सारा जी हिंदुस्तान जो है वो राममय है। और जहाँ तक पब्लिक का सवाल है तो जैसे घर में होता है अच्छे बुरे, कम ज़्यादा, पसंद नापसंद वाले, तो मेरे ख्याल से अमूमन लोगों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मोदी जी के कार्यों से और उनकी क्या कहते हैं योजनाओं से प्रभावित हैं लोग, और अच्छी उम्मीद है बीजेपी के लिए 370 से 400। क्या लगता है, राम का नाम, मोदी का काम और लाभार्थी, ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ? इसमें कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। सोए हुए लोगों को जगाया गया है और कुछ नहीं। जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है ना, का चुप साधी रहा बलवाना, बस वही हुआ है और कुछ नहीं। लोग जाग गए हैं, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को पहचान करके शान से आगे बढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी सब तो वैसे ही था जैसे था, लेकिन हिला करके जगा दिया गया है, बस जगा दिया गया है। आप भी सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा मुंह में थोड़ी दिक्कत है, ये लोग खड़े हैं, इनसे बात करिए। अच्छा, ये बात करने में असहज है। क्या लग रहा है सियासी माहौल किधर जा रहा है? देखिए, हम एक तो शुरू से बात कहेंगे कि आम आदमी को किसी राजनीति से, धर्म से लेना देना नहीं है, कार्यों से लेना देना है। मोदी जी के पहले 2014 के पहले चाहे भाजपा की सरकार यूपी में रही, चाहे सेंट्रल में रही, या कोई भी सरकार रही, टोपियां बदल जाती थी, चेहरे सब मेरे अंदर सब कुछ एक था। चाहे जात हो, चाहे धर्म हो, कोई भी काम हो, कोई अंतर नहीं था। कोई भी काम कराना हो, परेशानियां होती थी, अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ना जात रह गई है, ना धर्म रह गया है। एक काम रह गया है, विकास का, और आदमी देख रहे हैं। और जो कुछ नहीं कर पाए वो सिर्फ बरगला रहे हैं पब्लिक को, और पब्लिक बरगलाने वाली है नहीं है, समझेगी नहीं। जो काम 10 साल में हुए हैं, हमें तो नहीं लगता कितनी जल्दी हो सकते थे। सुधार भी हुए हैं, चाहे टैक्सेशन पार्ट हो, व्यापारिक पार्ट हो, सड़क हो, हाईवेज हो, रेलवे हो, हर जगह विकास की बात है और बहुत तेजी से चल रहा है विकास का। और मुझे लगता है यही एक मेन चीज़ है। आप देखिए, पहले दंगे हो जाते थे, कहीं पे कोई माहौल ऐसा नहीं दिख रहा लड़ाई का, झगड़े का। ही तो अपोजिशन पार्टियां उल्टी सीधी बातें करके माहौल को खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन पब्लिक कहीं इनकी बात को नहीं समझ रही है। अच्छा, क्या लग रहा है, विकास की ये बात कर रहे हैं, विकास हुआ है, दिख रहा है? भरपूर विकास हुआ है, और ये विकास बताएगा अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार? की बार 400 पार, ये विकास बता रहा है। अच्छा, यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये लोग ग्रुप में फोटो भी खिंचवा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग हैं जो जन्मदिन मनाने आए हैं। क्या लग रहा है सियासी माहौल? 400 पार, 400 पार, 400 पार। कोई संशय, शंका? कोई शंका नहीं, किसी तरह की नहीं, 100% 400 पार। 400 पार। लखनऊ लोकसभा क्षेत्र ये है, यहाँ क्या लग रहा है? भाई साहब, एक बार मैं बोलना चाहूँगा। हमारे यहाँ खास तौर पे हिंदू, उसमें से 10-15% निहायती हराम खोर हैं जो वोट डालने नहीं जाते। केवल ये उनके लिए है, जो जाते हैं वो बहुत बढ़िया 85%। 15% उनके लिए है जो गर्मी का बहाना बना के, बीमारी का बहाना बना के, या घूमने टहलने निकले, छुट्टी का एंजॉय करने निकले जाते हैं। उन कमबख्तों के लिए कुछ नहीं है, बस वही एक खतरा है हमारे यहाँ 400 पार पे, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई शक शुबा नहीं। मैं कहता हूँ अब की बार 400 बार मोदी जी 100% जो बात कह रहे हैं वो निकलेगी। अच्छा, क्या किसी अन्य नहीं, कोई भी ऐसी में दल का विकल्प नहीं है और निकाल रहे हैं।
जबकि उनको मालूम है, जैसे होता है ना कि हमें हारना है रेस में, लेकिन अब रेस चूँकि हो रही है तो हमें दौड़ना है, लेकिन हमें मालूम है कि हमें हारना है। वही सियासी विकल्प उनके पास कुछ नहीं है। जो अपोजिट पार्टियां हैं बस वो रेस में दौड़ रही हैं। विकास के कुछ बड़े काम कुछ हुए हैं जो आप लोगों को दिख रहे हैं? काफी काम हुए विकास के जो है। कुछ कामों को जनता को भी बताइए। जनता जैसे आप देखिए जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका जो है, सड़कों को लेकर के विकास जो हुआ है वो काफ़ी हद तक जो है और सरकार को मुकाबले एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ी है। लखनऊ में ही जो है देखिए शहर के चारों तरफ जो है, लखनऊ में तो काफ़ी रहा है, यूपी में काफ़ी विकास हुआ है। और आप जो पूछ रहे हैं आप भी ये सब जानते हैं कितना विकास हो रहा है, सब हो रहा है। आप क्षेत्र का नाम लीजिए तो हम बताना चालू कर देंगे जितना हमको पता है, क्योंकि रात दिन विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जो कमियां रह गई हैं वो आने वाले उसमें कार्यकाल में सरकार आती है वो पूरी हो जाएंगी। कमी रह गई, जो रह गया है, जो विकास में जो पिछड़ा हुआ है वो आगे पूरा हो मैं जाएगा। सामूहिक तौर पर एक सवाल करना चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर को लेके उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में कितना बड़ा सुधार हुआ है? बहुत ही सुधार है और पब्लिक की विश्वास जो है सरकार के प्रति ये बताता है कि कितना सुधार है। लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब करने वाले तो देखिए सब कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन डर जो है वो व्याप्त है लोगों में अच्छी तरह से और काफी हद तक कंट्रोल में है स्थिति। अच्छा, क्या लगता है अपराधियों के मन में ये आ गया है कि अपराध करेंगे तो गाड़ी पलट जाएगी? देखिए भाई साहब, ना मैं अपराधी हूँ ना मुझे उनकी मानसिकता का पता है, लेकिन ये डर का माहौल तो है लोगों में और अपराध में कमी भी है जहां तक मैं जानता हूं। चाहे लोग किस उसमें ले इस बात को, लेकिन सरकार का खौफ तो है। क्राइम जो है बिल्कुल समाप्त है। क्राइम जो चोरी चकारी की आप छोड़ दीजिए, ऑर्गेनाइज क्राइम बिल्कुल समाप्त है, 0% पे। अच्छा, आपने ऑर्गेनाइज क्राइम की बात की, तो जब तक सियासी संरक्षण नहीं मिलता है ऐसे क्राइम नहीं होते, मुख्यतः हम देखते हैं। तो इसमें क्या लगता है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रही? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं दे रही है किसी कीमत पे। जब मुख्यमंत्री जी जेल जा रहे हैं तो आप बाकी तो छोड़ दीजिए। भले ही वो राजनीतिक हो चाहे कुछ हो, गलत काम करने वाला कोई बच नहीं रहा है। अपराधी तो क्या वो बेचेगा मुख्यमंत्री के आगे, जब वो जेल जा रहे हैं। मतलब केजरीवाल अब आप जान जी हो गए, झारखंड वाले भी हो गए, सब है। जो गलत है कोर्ट में तो कोई फर्जी केस तो चलेगा नहीं, चाहे जिसके उसमें हो, सब गलत। अपराधी बेचारे क्या करेंगे? मुख्यमंत्रियों की जब स्थिति जो राज्य चलाते हैं, जब उनके साथ ये हो रहा है तो अपराधी कहाँ बच के जाएंगे? आप ये सोच लीजिए। बाकी क्या, आइए नाश्ता करिए। तो ये लोग हैं उत्तर प्रदेश जी कि जिस तरह लोग विकास को भी नकार रहे हैं, राहुल गांधी हो या और कोई अपोजिशन पार्टी हो जो स्टेट्स में जिनकी सरकार है, मेरा ये कहना है कि मोदी जी आगे कैसे आए कि उन्होंने गुजरात का मॉडल दिया, विकास का मॉडल दिया, उनको प्रेजेंट किया। उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने और विकास भी किया, उसको लाते हुए 24 घंटे काम किया, हर क्षेत्र में वो चल रहा है। तो मेरा कहना जो और अदर देन भाजपा की जो सरकारें हैं उनको विकास के अंदर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए कि हम यूपी से अच्छा विकास करें, गुजरात से अच्छा विकास करें या और भी जो है, तो उसके अंदर पब्लिक के अंदर एक विश्वास पैदा करें कि हम भी, जब गुजरात में हो सकता है, यूपी में विकास हो सकता है, तो हम अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में विकास करें, उसको लेके आएँ और बीजेपी को डाउन करें। जब आपने गुजरात मॉडल की बात कर दी, तो एक आईएएस हुआ करते थे गुजरात गवर्नमेंट में, फिर पीएमओ में रहे। उन्होंने गुजरात का जो वाइब्रेंट गुजरात था वो प्रोजेक्ट देखा। AK शर्मा इन दिनों मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके पास दो महत्वपूर्ण विभाग है, नगर विकास ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा। उसमें कुछ काम होते दिख रहा है? भाई साहब बिल्कुल हो रहा है। मेरी बेटी की शादी अहमदाबाद हुई है। मैं जब जाता हूँ, नया जो अहमदाबाद है, मुझे लगता है मैं USA में हूँ। मतलब आप समझिए, छोटी मोटी चीज़ नहीं, इतनी चौड़ी सड़कें। आप हाईवे पे जो बिल्डिंग लाइन है, हमारे हाईवे से 4-4 गुना रोडें चौड़ी हैं, या जगह छोड़ी हुई है, किसी की दम नहीं है कि वहाँ पे अतिक्रमण कर ले, कुछ कर ले। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, चाहे आवास विकास की हो चाहे LDA की हो, आप देखिए कोई रास्ता नहीं है। हाईवे के अंदर कितनी छोटी सड़कें हैं, सब जाम की स्थिति है। ये विज़न है ना। गुजरात में आप जाके देखिए, एक आम आदमी जाके देख ले। अहमदाबाद में आगे तो नहीं गया हूँ, लगता है कि ये 100 साल आगे की प्लानिंग की हुई है। NDA बीजेपी को ही जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा 400 पार होता है कि नहीं, पर उम्मीद तो है 400 पार हो जाएगा और हम आएंगे भी 400 पार करवाने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं UAE में रहता हूँ, दुबई में। अच्छा,
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये बात कही जाती है कि वैश्विक स्तर पे भारत की साख जो है मजबूत हुई है, आप क्या कहें? मैं यूएई में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ और पूरे दुनिया काम के सिलसिले में जा चुका हूँ। मैंने ये पूरा देखा है। जब 2014 में जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे और उससे पहले भी हम भारतीयों का कोई वजूद नहीं था। कोई वजूद नहीं था। हम वहाँ पे जाते, हमें कुत्तों की तरह ट्रीट करते थे। चाहे आप यूएस ले ले, यूके ले ले, यूरोप ले ले, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट भी ले ले। अब जब से मोदी जी बने, हमने पिछले 10 साल में देखा है कि अगर उनको पता चले कि हम भारतीय इंडियन पासपोर्ट होल्डर है तो उसका कुछ और ही जो है अलग दर्जे में हम लोग को आंका जाता है और ये बोला जाता है कि हाँ आप लोग आप ये जो है दुनिया के सामने है कि जहाँ पे भी जिस भी मुल्क में कोई दिक्कत होती है सबसे पहले भारत पहुँचता है वहाँ पे उनको मदद करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। ये सौरभ जी हैं जिनका कहना है कि ये 10 वर्षों से यूएई में रहते हैं और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वैश्विक स्तर पे भारत की साख मजबूत हुई है, सम्मान मिलता है। तो सौरभ जी, और देशों में आप जाते हैं, आपने कहा कई देशों में आप बिजनेस करते हैं, तो क्या हर जगह यही माहौल है? मैं जॉब करता हूँ, मैं एक बैंक में हूँ और जॉब करता हूँ, तो उसी सिलसिले मुझे जाना पड़ता है काम के सिलसिले में। तो बैंकिंग सेक्टर में आप हैं और ये एसबीआई का हेडक्वार्टर है लखनऊ का, इसके बगल में चाय पीने आए, तो यहाँ का क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो लखनऊ में भी वही जो अभी चल रहा है वेव, वो तो मोदी जी का ही चल रहा है। हर जगह चल रहा है इंडिया में। अब तो आप देखिए तमिलनाडु में भी चालू हो गया, जहाँ पे कभी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे वहाँ पे भी चालू हो गया। पर यह है कि एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ। जो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर है वो दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। इतना एडवांस्ड है। ये जो इमीडिएट पेमेंट और ये जितना जो होता है, जो एनपीसीआई ने जो यूपीआई भीम ये सब किया हुआ है, ये किसी भी मुल्क में नहीं है। और ये हुआ है पिछले 10 साल में। ऐसा नहीं कि एनपीसीआई पहले नहीं था। एनपीसीआई का जो पहला इनका आईएमपीएस का जो पायलट था वो मैंने ही किया था। एचएसबीसी में मैं काम करता था, अपोलो टायर्स का मैंने ही किया था। इन्होंने जो कहा बहुत बड़ी बात की, भारत जहाँ की आबादी पूरी तरह से साक्षर नहीं है, वहाँ डिजिटल लेन देन की बात हो या अन्य टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की बात हो, मोदी जी गवर्नमेंट में चीज़ें बेहतर हुई हैं। और इन्होंने कहा कि इन्होंने चीज़ों को देखा है। कैसी चीज़ों को आपने बदलते देखा है और हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे चीज़ें हुई हैं। अब सबसे पहले तो ये मैं बैंकिंग सेक्टर के बोल रहा हूँ। अब ये हालत है कि दूसरे मुल्क इंडिया से एनपीसीआई को बुला रहे हैं कि आप आगे अपने जो यहाँ पे पेमेंट सिस्टम इंडिया में कर रखा है डिजिटल, वो हमारे यहाँ पे कीजिए। अब इसी से आपको पता चल जाएगा कि अब पूरी दुनिया हमारे ऊपर भरोसे में है। अब अगर देखें इंडिया का जो टोटल जीडीपी चल रहा है अभी पूरे विश्व में इस टाइम नेगेटिव, करीब नेगेटिव के कगार पे है। चाइना नेगेटिव पे है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। यूएस बिल्कुल जीरो पे चल रहा है। यूके चला गया रिसेशन में, जर्मनी रिसेशन में। सिर्फ एक देश इस वक्त जहां चारों तरफ जंग और वो सब माहौल है, 6.7 के औसत से अभी भी जीडीपी चल रहा है। पूरी दुनिया का जो है अभी दृष्टि जो है इंडिया की तरफ है। सब चाहते हैं कि इंडिया में अपना कुछ ना कुछ करे। यहाँ तक कि इलॉन मस्क भी बोल रहे हैं कि हम टेस्ला इधर लगाने वाले हैं। तो अब ये सोचिए, बोइंग यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी बड़े। अब पहले तो बैंकिंग सेक्टर का सारा यहाँ पे आउटसोर्स था, अब सारे मैन्युफैक्चरिंग आ रहे हैं, तो वो चाइना से हट के अब इधर आ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट का जो ये प्लान था डिजिटल इंडिया, ये हिट हो गया? डिजिटल इंडिया तो हो ही चुका है, आगमन बहुत पहले हो गया था। अब हम अगले लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो हम लोग ने सोच रखा था कि 1947 में एक हम विश्व जो है लीडर बन जाएंगे, उसके तरफ अग्रसर है। अभी हम ठीक है 4थे नंबर पे है। हम बहुत जल्द जो है, अभी 5वें पे है, बहुत जल्दी 4थे पे पहुंच जाएंगे। जर्मनी हमसे सिर्फ 1 या 2 मिलियन जीडीपी उसमें जो है आगे है। वो अगले साल मिड 25 तक वो भी जर्मनी को भी पार कर जाएंगे, तो हम 4थे पे पहुंच जाएंगे। तो ये कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। कांग्रेस जब यहाँ पे थी तब हम लोग डिफॉल्ट के कगार में थे। जो आज पाकिस्तान का हालत है वो जब मोदी जी जब आए उससे पहले बहुत कम लोगों को, भारतवासियों को पता होगा कि 2013 में हम डिफॉल्ट के कगार पे थे। हम नेगेटिव चले आए थे, हमारा फॉरेस्ट रिजर्व नेगेटिव हो रहा था। आज हमारा फॉरेस्ट रिजर्व $600 बिलियन है। तो कुछ तो इकोनॉमिक पॉलिसी में सही होगा ना, तभी ऐसा किया है। हम जब इस चाय की दुकान पे आ रहे थे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने जानकार बैंकिंग सेक्टर के और अर्थव्यवस्था के मिल जाएंगे। यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, चुनावी बयार किधर?
चुनावी बयार तो ऑब्वियसली बीजेपी की तरफ ही है। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं बहुत बीजेपी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूं, बट जो लोगों से बात करता हूं तो मोस्टली लोग उन्हीं को सपोर्ट करने की बात करते हैं, बीजेपी को ही। हाँ जी। भारत में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, क्या लग रहा है? अब की बार 400 पार। 400 पार मतलब किसी और के लिए कोई उम्मीद है? उम्मीद तो दुनिया का है, मैं देखिए और क्या लहर पे होता है चुनाव, आपको तो मालूम ही है उत्तर प्रदेश में तो लहर पे चुनाव होता है। तो लहर कौन सी बैठेगी जिस दिन वोटिंग होगी ये तो कोई जानता नहीं आज की तारीख में। अच्छा, किधर लहर लग रही है? लहर देखिए क्या है ना, अगर आप ऑप्शंस देखें तो लोगों ने कांग्रेस को 70 साल झेला। हम झेला इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज क्या किया उन्होंने, ठीक है। और कोई ऐसी नेशनल पार्टी नहीं है अदर देन भाजपा एंड कांग्रेस जिसको आप वोट दे सकते हैं। तो कांग्रेस को हम लोग देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से लोगों को भाजपा को भी देखना चाहिए और कुछ और समय देना चाहिए। ये लॉजिकल बात है मेरी समझ से। इस बात से तो मैं कहता हूँ कि जो काम मोदी जी ने शुरू किए हैं उनको फ्रक्टिफाई होने में अभी 5 साल तो और बनता है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अभी तो 5 साल तो मतलब अभी किसी और और नेशनल लेवल पे तो सेंट्रल लेवल पे तो कोई और पार्टी है भी नहीं। बाकी लोग अपना अपना स्टेक क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटर लेवल पे अगर आपको एक पार्टी चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो पहले गठबंधन की सरकारें रही हैं उनकी समय में देश का क्या हालत हुई है, तो एक ही पार्टी को आना चाहिए सेंटर में, और अगर एक पार्टी आना चाहिए तो कोई और पार्टी का विकल्प अभी नहीं है। अच्छा, चाय की दुकान पे आप सुबह आ गए हैं टहलते हुए, क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल है? देखिए माहौल तो आपको सब लोगों ने बता ही दिया है, तो हमारा भी वही मत है। अभी क्या है कि वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि ओपोजिशन है ही नहीं। मेन चीज़ ये है कि कोई सेकंड ना दिखता है, ना लोगों को कोई पास ऑप्शन है। तो ये एक ओपोजिशन का वीकनेस रहा है कि वो अपना जो है एक इमेज नहीं बना पाए हैं, अपना कुछ स्टेटस ही नहीं बना पाए हैं। तो ये मोनोपोली है, एक तरह से मोनोपोलिक सिचुएशन है। मतलब कोई विपक्ष का नेता विकल्प बन के नहीं उभर पा रहा है। हाँ करेक्ट, तो मोनोपोली है। हाँ, कई मुद्दों पे इस बार चुनाव होगा। जैसे सबसे प्रमुख मुद्दा है तो बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, और एक कास्ट पॉलिटिक्स है इस बार जो अभी फिलहाल की घटना हुई है। एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को एक प्रयोजित ढंग से मारा गया है जेल के अंदर, और उस पर कई विभिन्न राजनीतिक दलों ने तरह तरह से मांग की है। कोई सीबीआई की जांच, कोई रिटायर्ड न्यायाधीश से जांच, कोई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। इन सब चीज़ों को देखते हुए और एक सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो होगा वो बेरोजगारी का ही होगा देश प्रदेश में राजनीति के लिए जी। अच्छा, 2024 का चुनाव सामने है, क्या लग रहा है, क्या माहौल? हम तो ये कहेंगे कि देखिए क्या माहौल लग रहा है चुनाव का, 24 का चुनाव सामने है। देखिए हम तो कहेंगे कि ये 2024 का जो चुनाव है इसमें जाति धर्म से ऊपर उठ के लोगों को वोट करना चाहिए। जैसे क्या है कि अभी माहौल मतलब मऊ का जो है दिक्कत में है, वहाँ का माहौल जो है कि ये उनसे ऊपर उठना चाहिए। जैसे बेरोजगारी, इस पे आइए, फिर जो भी सिस्टम जो चल रहा है इनका महंगाई का, इस पे आइए, और जो हिंदू मुस्लिम है ये है सारी सिस्टम, इस पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। बस अब इनसे करिए। 2024 का लोकसभा अब सामने है, सियासी सरगर्मियां तेज है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और सियासी माहौल क्या है यह जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दारुल सफा के बाहर, जहाँ कुछ लोग एकत्रित हैं। हम बात करेंगे क्या माहौल लग रहा है चुनाव का। चुनाव का माहौल बढ़िया है। किसके पक्ष में लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। क्यों? विकास के नाम पे, और सबसे ज़्यादा जो 80% जो लोग हैं जो मतलब जो गांव में रह रहे हैं, और 20% जिन्होंने शोषण किया है इनका, वो 80% के पास में जो माननीय मोदी जी के द्वारा जो चलाई गई विभिन्न योजनाओं का जो पात्र लोग हैं उनको सबको बगैर किसी भेदभाव के सरकार ने उनके पास पहुंचाया है। चाहे वो राशन हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, किसी भी उसमें देख लीजिए आप जो है। और ये तमाम औरतों को जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ करके उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया। और जो हमारे ये तमाम छोटे छोटे दुकानदार हैं इनको 10,000, 15,000, 50,000 ऐसे इनको
PM निधि योजना के द्वारा इनको कार्यक्रम दिए गए। इनको जो है 5 साल तक के बगैर ब्याज का पैसा सरकार जो है दे रही है। अच्छा, आपने एक बड़ी बात की कि 20% लोगों ने शोषण किया। कैसे शोषण करते? भाई शोषण किया, आप शोषण का आप देख लीजिए। जैसे आपके ये तमाम हम नेता हैं, अपनी अपनी पार्टी बनाए हैं, समाज की पार्टी बनाए हैं। वो किसका शोषण कर रहे हैं? वो समाज का शोषण कर रहे हैं। वो चाहे राजभर को ले लीजिए, चाहे निषाद को ले लीजिए, चाहे प्रिया पटेल को ले लीजिए, किसी को आप ले लीजिए। ये तो अब भाजपा के ही साथ है। बात भाजपा और बसपा की नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो जनहित के काम है उसकी मैं कर रहा हूँ। ये खाली अपने लोगों का शोषण कर रहे हैं, खाली अपने। आप बताइए कि राजभर ने आज तक के कितने राजभरों को टिकट दे करके सांसद विधायक बनवा दिया है। राजभर तो खुद कहते हैं कि नेता दो मुंहा साफ होता है और मैं दो मुंहा साफ। वो गलत, वही चीज है ना। वो जनता उनको दिखाएगी। वो जनता क्या दिखाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ये जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो जात धर्म का मामला उठ के सामने आया, वो जात धर्म का मामला इस 24 में खत्म हो जाएगा। जात धर्म का मामला इसमें नहीं रहेगा एकदम से। यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 24 का चुनाव सामने है, क्या लग रहा है माहौल? अरे माहौल अब यही है, देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो पेपर आउट हो गया जो है आप जान रहे हैं ना, लोक सेवा आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। अब इसका पेपर आउट हो जाना कहीं न कहीं सरकार जो है इसका जो है, ये बताइए संवैधानिक ढांचा है कि संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत लोक सेवा आयोग होती है, जो कि ये पूरी तरह से सरकार पेपर करा ही नहीं पाई। तो आप किसको कहेंगे इसमें, ये बताइए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का। युवा जो है इस प्रदेश के और देश के लगातार तैयारियां करते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, घर से कुछ पैसे लेके बहुत मजबूरी में गुजारा करते हैं। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो उनकी वर्षों की जो तपस्या होती है उस पर पानी फिर जाता है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत खराब है इनका जो अरे जो अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है, इस वजह से कि क्योंकि हर पेपर जो भी देख लीजिए, जो भी युवा है बहुत नाराज है। यूपी से इनकी सीट नहीं निकलेगी। हाँ, सीधी सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 50% से ऊपर युवा है यहाँ पे। और युवा जो है कि बेरोजगारी कम से कम 2014 से झेल रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, बेरोजगारी तो हमेशा से रही है। करंट में देख लीजिए महाराज, आंकड़ा देख लीजिए। 2021 का टीजीटी का फॉर्म आया जो है, चुनाव हो, लेकिन अभी तक उसका जानते हैं आयोग के नाम पे कि आयोग गठन होगा तब उसका एग्जाम होगा, अभी तक जानते हैं। अब जाकर 10 दिन हुआ आयोग गठन में, 2021 की वैकेंसी है, अभी उसको कुछ पता ही नहीं। ये बताइए कितने लड़के, मान लीजिए 2021 की वैकेंसी आई है, जब चुनाव 3-4 महीना में हो गया तो का पूरा 22 बीत गया, 23 बीत के 24, अभी तक उसको पता ही नहीं है। हमको लगता है 24 में भी एग्जाम नहीं हो पाएगा। अब बताइए, आप कहते हो कि हम 60 दिन में जो नियुक्ति पत्र देंगे और उसको कुछ पता नहीं है। बहुत गंभीर बात इन्होंने कही है कि 3 साल हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता है। पुलिस का पेपर अभी कब आया था? पिछली बार कब क्लियर हुआ था? पुलिस का पेपर कब आया था आप बताइए? अभी इसके बारे में मैं प्रतियोगी परीक्षाएं देता नहीं हूँ, तो इसके बारे में बेहतर आप बता सकते हैं। देखिए, 16 की वैकेंसी थी, 17-18 में क्लियर हुआ था। उसके बाद कितने साल इनको लगा अभी वैकेंसी निकालने के लिए? 5 साल लगा। अभी वो भी क्लियर नहीं हुआ। ये चुनावी मुद्दा था इसलिए निकाल दिए 60,000 वैकेंसी। उसमें इसमें निष्पक्ष से कराए नहीं पेपर। और कब कहाँ तक इतना ले जाएंगे अभी ये देखिएगा, 27 तक क्लियर करेंगे। और रही बात जो कानून व्यवस्था की, ये बताइए जो जेलों के अंदर किसी की, चाहे अपराधी है चाहे कुछ भी हो, जेल के अंदर मौत होना मतलब समझते हैं? फिर देश में न्यायालय क्या काम होगा जो है, जब अगर ऐसे ही जो मौत होने लगेगी, इसके लिए बकायदे सुप्रीम कोर्ट को जांच बैठा के इसका जो है जांच होनी चाहिए कि 2-3 डेथ कैसे जेल के अंदर में कभी पैरोल पे हो जा रहा है, कभी अंदर जो है। कौन सी डेथ की आप बात कर रहे हैं? किन लोगों की डेथ की बात? अभी करंट में जैसे ये बताइए, इनके जो है मुख्तार अंसारी जो है, इनकी मौत हो गई कहीं न कहीं, तो जेल में कैसे मौत हो गई? तो ऐसी मौतें तो लगातार होती रहती है। मतलब इन्हीं की सरकार नहीं, सरकार किसी की हो, जो गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग का तबका होता है, जो कोई छोटा बड़ा अपराध करके जेल में जाता है तो उसकी अचानक मौत, ये घटनाएं होती रहती है। लेकिन ये जो 2-3 मुद्दे हैं, इनको लेके मीडिया में भी हर जगह बात उठ रही है। इसको लेके गठन भी किया जा रहा है कमेटी का कि जांच होगी, लेकिन इस पे क्या कहेंगे? इस पे वही है कि सरकार अगर इस तरीके से अगर ध्यान दिया होता तो शायद अगर वो मरे नहीं होते, तो जैसे जेल में अपराधी रहता है तो उसके खिलाफ बहुत सी जांच जो है पेंडिंग में रहती है। जब तक रहेगा तब तक उसकी जांच और होती रहेगी। जो अब मर गया तो पूरी फाइल बंद हो गई। अब क्या करेंगे बताइए? मरे तो ठीक है, जैसे अतीक अहमद, उनको डेथ हो गई, कम से कम उनको क्या बोलते हैं, राम रहीम जैसे लोगों को ऐसे बेल दे दिया जाता है, और उनके बेटे को उनके अर्थी में नहीं शामिल करने दिया गया। ये क्या है?
सरकार का क्या है। उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि राम रहीम को तो बेल मिल जाती है, लेकिन अगर कोई जेल में मरता है तो उसके बेटे को उसके जनाजे में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल नहीं मिलते। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करें। क्या माहौल लग रहा है सीटों के मामले में? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, क्या माहौल सियासी लग रहा है? एक बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश सरकार के जो शिक्षक भर्ती का था मामला, उसमें ओबीसी कमीशन ने भी रिपोर्ट किया। सरकार के कई ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति थे जो चाहते थे कि एससी ओबीसी के जिन बच्चों को लाभ मिल पाए। 6800 बच्चे लगातार 2 सालों से नियर अबाउट धरना प्रदर्शन कर रहे थे। राजभर से लेकर के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोगों के आवाज़ का घेराव किए। उसमें कितने बेरहमी से लड़कियों को पुरुष जो पुलिस थे उन्होंने बेरहमी से पीटा। आप लोगों ने कवरिंग किया होगा। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है व्यापक स्तर पर, खासकर उत्तर प्रदेश एससी ओबीसी के लिए। जो उनकी भर्तियां नियमावली के हिसाब से नहीं हुई, 2-2.5% आरक्षण लगाया गया, पूरी आरक्षण नहीं लगी। ये बहुत बड़ा घोटाला है खासकर शिक्षा विभाग में। इसी तरह से लगभग जो भी वैकेंसियां हो रही हैं पूरी तरह नियमावली के विरुद्ध हो रही हैं। आरक्षण सही तरह से लागू नहीं हो रहा है, जिससे जो प्रतियोगी छात्र हैं, हम लोग भी प्रतियोगी छात्र हैं, काफ़ी आक्रोश है सरकार के विरुद्ध में। ये सब चीज़ें काफ़ी घातक होंगी आने वाले समय में। क्या लग रहा है 24 का चुनाव अब आ गया, चुनावी बिगुल बज गया है। आज मोदी जी जो है वो भी करने जा रहे हैं। जनता किधर जा रही है? माहौल तो पूरा एकदम समझ लीजिए गड़बड़े है इनका। और रही बात 6800 अभी देख रहे हैं जो भर्ती 69,000 भर्ती थी, उसमें 6800 शिक्षक जो है धरना दे रहे थे। वो कह रहे हैं कि जैसे अभी राजभर जी बोल रहे थे कि कोई पत्रकार उनसे पूछता है कि अरे वहाँ धरना दे रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे। कह रहे हैं वो लाते खाने लायक हैं। अच्छा, राजभर जी बोलते हैं कि वो लाते खाने लायक हैं। तो इनकी मानसिकता बताइए। साथी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी। आप आगे आइए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम जौनपुर के रहने वाले हैं। बगल की सीट घोसी से उनके सुपुत्र प्रत्याशी भी है, क्या रिएक्शन है? अरे उनकी ऐसी वो जो है रोज जो युवा हैं उनके प्रति ऐसा उनका बिहेवियर है, तो समझ लीजिए वो क्या रिजल्ट देंगे उनको पता चल जाएगा। अभी 24 में उनको क्या रिजल्ट मिलेगा। और रही बात इन्होंने जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं हम, जैसे निषाद हैं, राजभर हैं, ये जातिवादी नहीं करते काम। ये भी सभी जात को क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम वो करें और अपने सुपुत्र को दिलाएंगे। उनके मतलब कोई जैसे परिवार अंदर रहेगी नहीं कि मतलब हाँ कोई कार्यकर्ता है उनको उठाएं, उनको टिकट दें। जो जमीनी स्तर पे हम कह रहे सालों साल से लगा हुआ है उसको कोई नहीं मतलब टिकट देगा। बस टिकट देंगे तो अपने परिवार को देंगे, कहेंगे हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। अपने परिवार खुद कैबिनेट मंत्री बने अभी नहीं देश में तो रही है। तो अब इधर हम मेरी समझ में आ रहा है, मैं व्यक्तिगत तौर पे समझ रहा हूँ कि यहाँ एक चेंज, पब्लिक में एक चेंज देखने को मिल रहा है। जो लोग सरकार से दूर रहना चाहते थे वो सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, नौजवान भाई हैं, जैसे किसी पार्टी के नेता हैं वो सरकार का विरोध करें, अच्छा लगता है, लेकिन जो नौजवान लोग हैं सरकार की कमियां अगर देख रहे हैं तो सरकार की अच्छाइयां देखें। क्या अच्छाइयां हैं? कुछ 2-4 अच्छाइयां। सरकार की अच्छाइयां देखें और सरकार की अच्छाइयों का लाभ उठाएं। रुक जाइए, शांत रहिए, 1 मिनट रुक जाइए, बोल लेने दीजिए। सरकार की कमियां अगर देख रहे हैं तो सरकार की अच्छाइयां भी देखें। सरकार की जो योजनाएं चल रही कल्याणकारी और युवाओं की, उनका लाभ उठाएं, फायदा उठाएं। सरकार के साथ कदम मिला के चलें, संकीर्ण मानसिकता छोड़ें, आगे बढ़े, क्योंकि हमारा देश चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तरक्की को। 5 योजनाएं बता दीजिए जिससे जनता को लाभ मिला। मेन जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे भर्ती, तो भर्ती पहले की सरकारों में निकली है, पेपर लीक हुआ है, फिर भर्ती हुई है, फिर परीक्षा हुई है। तो अरे अधिकारी क्या सब नए IAS IPS भर्ती हो गए क्या? IAS अधिकारी तो सब वही है, अधिकारी तो सब वही हैं। वो ठीक है। आप 5 ना सुनिए साथी सुनिए, आप 5 ऐसी योजनाएं बताइए जिससे जनता को लाभ। जो टॉपर पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान है उनके लिए स्टार्टअप सेंटर, रुक जाइए शांत रहिए, स्टार्टअप केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना, केंद्र सरकार जो पढ़े लिखे हायर पोस्ट ग्रेजुएट टाइप के नौजवान हैं उनके लिए एक स्टार्टअप योजना केंद्र सरकार चला रही है। 25 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ तक लोन है अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मुफ्त राशन ऐतिहासिक योजना है। कोई सरकार मुफ्त राशन, आज तक भारतवर्ष में कोई सरकार मुफ्त राशन नहीं दे पाई लंबे समय तक है।
और ये पीएम आवास लोगों को मिल रहा है, सिलेंडर, चूल्हा, रोडें, माहौल, मेन चीज हाँ पीएम आवास सबको मिल रहा है। आप कह रहे हैं सबको नहीं मिल रहा। सुनिए, जो शिक्षक भर्ती की बात भाई साहब लोगों ने किया, वह वैकेंसी जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल क्यों है, मायावती जी की। रुकिए बता दें, अरे आज क्या देखा जाए, आज क्या और रह गई शौचालय की बात। शौचालय उस समय जो प्रधान की मेहरिया बन करके लोग रहते थे, उनको आवास मिलता था, उनको सुनिए वो शौचालय पाते, धान के विपक्ष रहता था वह नहीं पाता था। और आज ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के, आज भारतीय जनता पार्टी के समय में यही स्थिति है कि सबको दिया जा रहा है, एक एक आदमी को दिया जा रहा है जो है आवास, शौचालय, राशन। और इसके पूर्ववर्ती सरकारों में राशन की जो बात होती थी, कोटेदार एफसीआई पर ही बेच देता था, और जो प्रधान के पक्ष में लोग रहते थे, कोटेदार उनको राशन देता था, बकिया सबकी सब पब्लिक वहां पर बैठी रह जाती थी। जो है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे रहते थे, उनको आवास की व्यवस्था दी जाती थी, उनको राशन मिलता था। और आज ये स्थिति है कि सबको मिल रहा है। मतलब क्या माहौल है, माहौल क्या है, माहौल क्या है? और सुनिए, माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पूछिए डाई यूरिया का दाम क्या है? जनता उसके पहले डाई यूरिया का दाम क्या होता था? सुनिए, इसके पहले सुनिए इसके पहले किसानों को जो खाद मिलती थी उसमें 8 से 10 किलो कम कर दिया और रेट उसका 1.5 गुना हो गया है। क्या हितकारी कर रहे हैं? पहले डाई यूरिया समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ जाती थी, आज जनता के बीच में जा रही है, सोसाइटियों पर जाती है। आप लोग शांत हो जाइए। क्या लग रहा है माहौल, चुनाव किधर जा रहा है? कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? अच्छा, ये बोलने से बच रहे हैं, कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। 24 का चुनाव नजदीक आ गया है और इस चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? अच्छा, आप लोग तो युवा हैं, कई मुद्दों पे आपने सरकार को भेजा और आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि आप घोसी लोकसभा के वोटर हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने लड़के को वहां से प्रत्याशी बना दिए, क्या माहौल वहाँ का? बात है, वो जाएंगे, वो चाचा जो है ना, पियरका चाचा जो है ना, जाएंगे। हाँ जाएंगे, उनके बेटवा भी जाएंगे। उनको कुछ नहीं आता है महाराज, सही बता रहे हैं, न उनके न उनके बेटवा को कुछ नहीं आता, बड़बोलापन है। घोसी की जनता अभी लोग विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान को सपोर्ट कर रहे थे, अब भगा दी। जनता वहाँ की पढ़ी लिखी है, इस बार उनको चुनेगी नहीं, सीधी सी बात। और चाचा कहाँ गए भाई साहब कहाँ गए? इधर आइए, आपका बेटवा यदि पढ़ लेगा, अच्छा करेगा तो आप पकौड़ा तलवाएंगे या क्या करेंगे? 5 किलो राशन देंगे। रुकिए पहले आप हमको कंप्लीट कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सुनिए शिक्षक, सुनिए हम समाजवादी पार्टी, सुनिए हम बता दें, किसी की भी सरकार, किसी की भी, आज सुनिए इसके पहले हम ये कह रहे हैं, हम जनता है, पहले सुनिए पहले हम जनता हैं, ठीक है। जनता का एक कर्तव्य होता है कि पार्टी किसी का समर्थन नहीं करना चाहिए, विपक्ष में होना चाहिए हर एक जनता को, क्योंकि जनता किस लिए चुनती है? अपने लिए चुनती है, सरकार को, अपने काम के लिए। और हम लोग किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, अन्ना समर्थन करते हैं। हम यहाँ लोग हैं जिनका कई मत है विभिन्न मुद्दों को लेके, यहाँ कुछ और भी लोग हैं। क्या माहौल लग रहा है, बोलेंगे? माहौल तो आप देख ही रहे हैं, इतने में आप सर्वे कर रहे हैं और सारे लोगों का हम समझते हैं कि ओपिनियन भी ले रखा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि भाई एक योजना, पहले तो हमको ये नहीं लगता कि ये सरकार के समर्थक जो है योजना की परिभाषा जानते हैं अथवा नहीं। सबसे विकट सवाल, योजना से हम नौजवानों के भविष्य का निर्माण करते हैं, हम उद्योगों के भविष्य का निर्माण करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, हम बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण करते हैं, हम लोहा का निर्माण करते हैं, हम स्टील का निर्माण करते हैं, हम कार्बन का निर्माण करते हैं, हम बड़े बड़े बिजली पावर हाउसों का निर्माण करते हैं, हम बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करते हैं। अब चूंकि इनका जो योजना पूछिए तो कहेंगे साहब 5 किलो राशन। अब 5 किलो राशन साहब, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपको मैं 5 किलो राशन पीएमओ हाउस में भेजवा दे रहे हैं, आप काम चला लीजिए। इसलिए कि आप हमारे लोकतंत्र में, आप हमारे वही हैं, क्या है? तो जो एक चपरासी है वो भी सिग्नेचर करके आप तनख्वाह लेता है, देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी
सिग्नेचर करके तनख्वाह लेता है। तो सवाल कि क्या 5 किलो राशन से मोदी जी का आवास का खर्च चल जाएगा, या राजनाथ जी का चल जाएगा, या अमित शाह का चला जाएगा? अगर ये नहीं चलता है तो ये गरीबी का उपहास है, ये गरीब आवाम का उपहास है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि साहब हमने तो एकदम ऐसा काम किया है 10 साल के अंदर कि कोई गरीबी उन्मूलन मैंने कर दिया। लग क्या रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो आप जानते हैं कि माहौल इनका 120 सीट है गुजरात और उत्तर प्रदेश को मिला करके। आप 20 सीट में, उत्तर प्रदेश की सीट में इनको 15 से 27 सीट मैं दे रहा हूं। आप सर्वे कर लीजिए, पूर्वांचल को देख लीजिए, मध्यांचल को देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बुंदेलखंड को देख लीजिए। आज जनता पूछ रही है कि जिस भारत ने 57 में इसरो का निर्माण किया, आप 2024 में शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। शौचालय का आपका विकास तो समझ में आया। हमने पूछा कि आप 1 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के पूरे भूगोल के पृष्ठभूमि में 1 करोड़ की आप योजना बता दीजिए। आपने स्टील प्लांट खोला, आपने लोहा प्लांट खोला, अरे जितने उद्योग प्लांट थे सब आप एक एक कर सब बिक गया रुस्तक। कुछ इस प्रदेश के पास नहीं बचा। 80 करोड़ जनता को आपका डाटा कह रहा है कि 5 किलो मैं राशन दे रहा हूं। आप कटोरा थमा करके भिखारी बना दिया। आप स्टार्टअप, ये साहब कह रहे थे स्टार्टअप इंडिया, पूछ लीजिए स्टार्टअप इंडिया का स्पेलिंग क्या हुई, इनसे पूछिए। अब कहने का मेरा मतलब ये कि ये इतना विद्वान है ये सब कि केवल गुमराह करना इनके पास एक ही हथियार है। धर्म के नाम पर एक आभा इस प्रारूप में तैयार करना कि जो कभी जालंधर जो है पार्वती का हरण करने के लिए एक माया की नगरी का निर्माण कर दिया था, वही आज माया के नगरी में पूरा हिंदुस्तान के नौजवान, पूरा हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी, पूरा हिंदुस्तान का राइटर, पूरा हिंदुस्तान का वैज्ञानिक आज अपने भविष्य को टटोल रहा है। अब मुझे लगता है कि ये जो बिस्तर देख रहे हैं विकास की, के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। जय हिंद। अच्छा, इन्होंने कहा कि 15-27 सीट, क्या लगता है? हमें तो लगता है कि 80 में से 79 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरा जो एक कौन सी सीट हार रही? अब 1 सीट तो जाएगी किसी न किसी को, लेकिन 78-79 सीट बीजेपी जीतेगी। हाँ, कम से कम। तो ये लोग हैं जिनके अलग अलग मत है लोकसभा चुनाव को लेके। अब 4 जून को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि देश में किसकी सरकार बनती है और 5 वर्ष का शासन कौन चलाता है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।